स्मृति गिनती में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने बोला था कि हम अपनी अगली कक्षा में सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे, तो शब्दशाह इसका जो अनुवाद है और इस अवधारणा को, इसके एक एक शब्द को, एक एक वर्ड का जो एक्सप्लेनेशन है, देखो मैं इंग्लिश का यूज़ करूंगा, दैट मीन्स इंग्लिश प्लस हिंदी, ताकि हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम कवर हो जाएं और जो है भाषा हमारी अवधारणा को समझने में अवरोध ना पैदा कर सके। ठीक है। और इसके इतने प्रयास के बाद में भी अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि कुछ शब्द या कोई कॉन्सेप्ट रह जाता है, तो आप कमेंट करिए, मैं 24 आवर्स में आपके कमेंट का आंसर भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट को देखेंगे। तो ये एनसीईआरटी है, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता एक्सप्लेनेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट आप क्या क्या कर पाओगे, यू विल बी एबल टू। तो आप किस किस चीज़ों में एबल हो जाओगे। तो सबसे पहला जो है, डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सबसे पहला जो सेंटेंस इसने बोला है वो क्या है कि वो बोल रहा है कि आप इसको पढ़ने के बाद में क्या कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप क्या कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे। उसकी जो विशेषताएं हैं वो बता पाओगे कि सॉलिड की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है। अभी अगर हम आपसे सॉलिड बोलते हैं तो आप किस प्रकार से बात करोगे कि जो दृढ़ता रखता है, जो हार्ड होता है, रिजिड होता है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स होता है, इसी प्रकार की कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो आप बता पाओगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए दो प्रकार के यहाँ पे सॉलिड आपके सामने हैं, एक है एमॉर्फस सॉलिड और दूसरा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड का मतलब आप समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए पाउडर। कोई भी प्रकार का जो पाउडर है जिसका परफेक्ट शेप नहीं होता है, जो ब्रिटल है, जो भंगुर है, वो एमॉर्फस है। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे कि हमारे शुगर क्यूब्स हो गए, हमारा सॉल्ट हो गया, हमारे एलम स्टोन हो गए, फिटकरी, ठीक है ना, एलम स्टोन हो गए, तो वो क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कौन से कंपाउंड्स एमॉर्फस सॉलिड बनाते हैं और कौन से कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। मैं कौन से कंपाउंड की जब बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके बारे में भी अपन समझेंगे। क्लासीफाइंग क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ बाइंडिंग फोर्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट इज बाइंडिंग फोर्स। यानी कि क्या होता है कि दो परमाणुओं को या दो एटम्स को आपस में जोड़ने के लिए एक फोर्स काम करता है हमेशा। और ये जो फोर्स होता है वो फॉर ऑब्वियस की चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स या आवेश के माध्यम से काम कर रहा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं और इवन डोनेट कर सकते हैं। यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, आयनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं। और उन्हीं के नेचर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली अभी जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं हम, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करने वाले हैं। इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाइंडिंग फोर्स के बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, क्लासीफाई कर देंगे, यानी कि उसके विभिन्न प्रकार बताएंगे। यानी कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम उसको क्लासीफाई करेंगे और किसके बेसिस पे करेंगे, तो जो बेसिस होगा वो होगा बाइंडिंग फोर्स। ठीक है ना। तो अपन ये भी समझेंगे। डिफाइन क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एकेडमिक एग्जाम्स। ठीक है ना। अगर एकेडमिक्स में ये चैप्टर आता है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्रिस्टलाइन लैटिस है और यूनिट सेल है इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। किस किस के बारे में, क्रिस्टलाइन लैटिस और दूसरा है यूनिट सेल। यूनिट सेल में आपने पढ़ा है बॉडी सेंटर्ड सेल, फेस सेंटर्ड सेल। ठीक है ना। तो इस तरीके के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, समझेंगे कितने प्रकार के होते हैं। एक्सप्लेन क्लोज पैकिंग और ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है ना। तो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स समझेंगे और उसमें एरर भी समझेंगे, यानी कि फ्रैंकलिन जो डिफेक्ट है वो समझेंगे अपन, और जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो भी समझेंगे, यानी कि डिफेक्ट्स भी समझेंगे कि इस प्रकार से किसी भी सॉलिड के अंदर छोटी सी जगह पे गैप रह जाता है तो वो कौन सा गैप हो सकता है। एटम अपने अपने परफेक्ट प्लेस पे कहाँ कहाँ पर नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि कोई एटम अपनी जगह से हट के उस जगह पर जो है एक बोलना चाहिए वैकेंट प्लेस बना देता है। ठीक है ना। तो उस खाली जगह को,
उस जो बोलना चाहिए वैक्यूल को, उस खाली जगह को, स्पेस को हम क्या बोल देते हैं, डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग प्रकार के डिफेक्ट हो सकते हैं, फ्रैंकलाइन हो सकता है, शॉटकी हो सकता है, एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड। वॉइड जिसके बारे में हम बात कर रहा था अभी डिफेक्ट के बारे में, इसको वॉइड भी बोलते हैं। वॉइड माने होता है रिक्तिका, ठीक है ना, किसी जगह पे खाली स्थान। और क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो आप देख सकते हैं डिस्क्राइब करना है डिफरेंट टाइप ऑफ वॉइड्स, यानी कि जो वॉइड्स हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि खाली जगह उनके बारे में पढ़ेंगे, और क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। यहाँ से आप समझिए कि यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाने को मिलेंगे। जब आप सारे के सारे यूनिट सेल्स को बहुत अच्छे से समझ लेंगे केवल और केवल, तभी आप ये क्वेश्चंस लगा पाएंगे, ठीक है। और आप ये मानिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कोरिलेट द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद इट्स यूनिट सेल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसने साफ साफ बोला है कोरिलेट करना है, यानी कि संबंध बताना है, ठीक है। आपस में कोरिलेट करना है। किसको करना है कोरिलेट, तो हमें करना है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी यानी घनत्व को, डेंसिटी यानी कि घनत्व को हमें कोरिलेट करना है उसके यूनिट सेल प्रॉपर्टीज से, उसकी यूनिट सेल प्रॉपर्टीज से हमें क्या करना है, कोरिलेट करना है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि किस तरीके से डेंसिटीज़ को हम एज अ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कुल मिला के, ठीक है। डेंसिटी यानी कि घनत्व को एज अ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए ये जो वीडियो होने वाला है वो उन्हीं सिंसियर बच्चों के लिए होने वाला है जिनके पास में पेशेंस है, जो पेशेंस रख के सुन सकते हैं और चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ABCD की नहीं है, पहली क्लास है, नर्सरी की नहीं है। 12th क्लास में CUET का एग्ज़ाम देने वाले हैं और केमिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस रख के समझना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को गेन करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन को ऊपर प्रोसेस करनी पड़ेगी, एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, ठीक है ना। तो डिस्क्राइब द इम्परफेक्शन इन सॉलिड एंड देयर इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो हर एक जो सॉलिड होता है, मतलब कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, तो सॉलिड के अंदर के जो इम्परफेक्शंस हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। सॉलिड के अंदर जो भी इम्परफेक्शंस हैं और उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ में, वो भी बताते हैं, ठीक है। एक आइडियल सिचुएशन होती है और अब आइडियल सिचुएशन नहीं होती है, जब एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती हैं तो जो फैक्टर्स एक्सेप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं वो कुछ नई प्रॉपर्टीज़ भी जनरेट कर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस सॉलिड में। तो वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ना है, एंड कोरिलेट करना है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड देयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है ना। तो किसी भी सॉलिड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, चार्जेस होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो अलग अलग पोल में डिवाइड होकर के नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आप समझ पा रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं किसी भी सॉलिड के द्वारा जो भी रिप्रेजेंट की जाएंगी, उनके स्ट्रक्चर के द्वारा जो भी दिखाए जाएंगे इफेक्ट, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसके पहले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन से हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। फिलहाल इस चैप्टर को आप बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा कि इस चैप्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी और इसका यूज़ समझ में आएगा। क्योंकि जब तक हम अपने माइंड को उसका बेनिफिट और यूज़ नहीं बताते हैं किसी भी चीज़ का, तो वो करने के लिए उसके लिए मेहनत तैयार नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।